नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए जल्दी से और आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स पर चर्चा करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बताने वाला हूं। इसी के साथ आपको आज क्वेश्चन नंबर 3 में एक राज्य दर्शन कराने वाला हूं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको सभी क्वेश्चनों को बहुत ही पेशेंस के साथ पूरा देखना है, ठीक है मित्रों। और कमेंट बॉक्स में अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लिखकर जरूर डालें कि आपकी क्लास कैसी लगी, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार वीडियो को सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे और बता देंगे कि आज का प्रीमियम चालू हो चुका है, आज इस क्लास को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, जो मैं आपको बहुत ही सरल रूप में मात्र 20 मिनट में कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग तैयार हैं? शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है हमसे, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कौन सा मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस प्रत्येक 20 मार्च को मनाते हैं और इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 2013 से इसकी शुरुआत की गई है कि प्रत्येक 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाएंगे। इसकी खुशहाली दिवस की मनाने की संकल्पना 1970 में भूटान के द्वारा की गई थी और 2022 में इसकी थीम रखी गई है कीप क्लेम स्टे वाइज एंड बी काइंड, ठीक है। इसकी थीम आपको याद रखनी है, कीप क्लेम स्टे वाइज एंड बी काइंड, ठीक है मित्रों। ये खुशहाली दिवस 2022 है जो इसकी थीम है। अब आपके लिए विश्व खुशहाली दिवस मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, विश्व खुशहाली सूचकांक। ये विश्व खुशहाली सूचकांक आप सभी लोग जानते हैं, इसमें शीर्ष स्थान पर है फिनलैंड, ठीक है। भारत इसमें 136वें स्थान पर है और अंतिम स्थान पर है इसमें अफगानिस्तान 146वें नंबर पर, ठीक है मित्रों। वहीं पर अपना पाकिस्तान पड़ोसी देश किस स्थान पर है? 121वें स्थान पर है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कोष्टक में जो पॉइंट है इसे याद रखना है कि विश्व खुशहाली सूचकांक कब से स्टार्ट किया गया था? 2012 से। यह आपको बात याद रखनी है कि 2012 से विश्व खुशहाली सूचकांक को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मणिपुर राज्य दर्शन कराने वाला हूं। जितने भी नोट्स, इतने भी पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हैं उन सभी को एक बार पूरा अवश्य देख के जाना, ठीक है मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपसे उन पर चर्चा करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला हमारा क्या है, पूछा गया है कि किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो आप सभी मित्रों को याद रखना है कि भारत की पहली विधानसभा बनी है जो पेपरलेस बनी है और किस कार्यक्रम के तहत बनी है? तो NEVA कार्यक्रम, यानी कि नेशनल ई विधान ऐप एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका उद्देश्य है कि सभी विधानसभाओं को कैसा बनाना? कागज रहित बनाना, ठीक है मित्रों। आप सभी को याद रखना है। और नागालैंड ये पहला ऐसा राज्य बना है जो पेपरलेस विधानसभा चालू करेगा, यानी यहाँ पर जितने भी कार्य होंगे किसके द्वारा होंगे? टैबलेट के द्वारा। टैबलेट आप सभी लोग जानते हैं, फोन का ही बड़ा रूप जो होता है उसे टैबलेट कहते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड वर्जन होते हैं इसके और इसी पर कार्य किया जाएगा। आप सभी को याद रखना है इस बात को, ठीक है। अगर हम बात करें कि नागालैंड, तो नागालैंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं नागालैंड में, ठीक है। माउंट सरावती ये नागालैंड में ही है। नागालैंड के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ का एक फेमस आप सभी को याद रखना है महोत्सव है हॉर्नबिल महोत्सव। हाल ही में यहाँ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नुक्लू फोम। नुक्लू फोम को यहाँ का एक पक्षी है, इसका नाम है अमूल फॉगलकन, उसके लिए विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है क्या कि 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बहुत ही पेशेंस के साथ नोट डाउन करना है, इसके सभी पॉइंटों को, ठीक है। वैसे आपको सारे के सारे पॉइंट PDF में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने हाथों से अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी हम अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं वो हमारे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम कभी भी उन नोट्सों को खोलकर देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हमने कहाँ पर रखा है। तो इस प्रकार से हमें अपने नोट्स स्वयं बनाने चाहिए। एक पेन और एक कॉपी लेकर हमेशा जब भी पढ़ने बैठे एक पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में पेन और कॉपी है और आप उसको लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे रूप से आपके नोट्स भी तैयार होंगे और एक एकाग्रता बनी रहेगी आपकी पढ़ने की, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उसका घुसता रहेगा। तो आप जब भी इस क्लास को लिया करें तो एक पेन और एक कॉपी अपने हाथ में जरूर रखा करें। बेशक आप सर की वीडियो देख चुके होंगे, मैं इसका रिवीजन ही करा रहा हूँ, लेकिन एक बार आप अगर लिख लेंगे तो वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अगर आपने पेन और कॉपी की बचत की तो यह आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आपको कॉपी और पेन की बचत नहीं करनी है, जितनी ज़्यादा खर्च हो सके उसको भर दीजिए।
क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बात करते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री। तो हाल ही में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री, आपको पता है 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उन्हीं में से मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन। ठीक है, यहाँ पर 60 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 32 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और अपने मुख्यमंत्री को चुना है उन्होंने एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह यहाँ के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले 2017 में एन बीरेन सिंह को पहली बार मंत्री चुना गया था मणिपुर का। ठीक है, ये हैंसंग सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। इन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? तो आप सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो एल गणेशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, मणिपुर से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट लेकर आया हूं, जो इन्हें आपको नोट डाउन करना है, देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मणिपुर, इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1972 में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन है। गवर्नर एल गणेशन है यहाँ के। यहीं पर सबसे लंबा पियर ब्रिज बनाया गया था। मणिपुर का आपको याद रखना है कि एक काबुल नामजाओ नेशनल पार्क है, जो पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, संघाई हिरन भी इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब लोकटक झील। लोकटक झील यह मीठे पानी की झील है, जो कहाँ पर पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। एमसी मैरी कॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। एमसी मैरी कॉम 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रही है ये, इनको भी आपको याद रखना है, ये मणिपुर से संबंधित है। वहीं पर मीराबाई चानू भी मणिपुर की हैं और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था, माफ करना, पहला सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था 2020 वाला, जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ है। तो इन्होंने पहला पदक जिताया था भारत के लिए 2020 टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट आप याद रखनी है। तो लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 1 और विधान परिषद में आपको बता देता हूँ 60 सीट। यहाँ पर कुल जिले कितने हैं? तो 16 कुल जिले हैं यहाँ के। चकहाव, एक काला चावल है चकहाव, इसे इसका जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, अब एक योजना आपको याद रखनी है कि सबसे लंबा पियर ब्रिज यह कहाँ पर बनाया गया है? तो ये सबसे ऊंचा खंभा इसका जो है वो 141 मीटर का है और विश्व में यदि हम बात करें कि 129 मीटर का जो रेजिका विक्टर यूरोप में पियर ब्रिज है, इसका है। पियर ब्रिज आप समझ सकते हैं, ऐसे होता है जो जाल सा बिछा होता है टावरों की तरह, उसे बोलते हैं पियर ब्रिज। ठीक है, तो सबसे लंबा पियर ब्रिज कहाँ पर है? अपने मणिपुर में ही है। ये बात आपको याद रखनी है। ये मणिपुर से संबंधित सभी फैक्टों को आप नोट डाउन करिएगा, इनका बेहतरीन सा रिवीजन में हमने आपको लगवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो एक कंपनी है जिसका नाम है BBN, यानी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय किस संचार कंपनी के साथ किया जाएगा? तो इस कंपनी का हाल ही में किसके साथ संचार, एक संचार कंपनी जिसका नाम है BSNL, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके साथ BBLN का क्या किया जाएगा? तो इन दोनों का विलय किया जाएगा। कब? तो 31 मार्च 2022 तक इन दोनों का विलय कर दिया जाएगा। बात करें यदि BSNL की, तो BSNL की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 2000 को। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका विलय क्यों किया जा रहा है, यह जानना जरूरी है कि इसका विलय क्यों किया जा रहा है। तो आप सभी को पता है, ये जो BSNL है ना, BSNL और ये BBNL, इन पर क्या है? तो BBNL पर 43,000 करोड़ रुपए का AGR बकाया है। ये AGR क्या होता है? तो एडजस्ट गॉस रेवेन्यू, ये उधार होता है एक प्रकार का, जो नेटवर्क सहायता प्रदान करता है। तो सबसे ज़्यादा है इस पर AGR BBLN पर। ठीक है, और इसीलिए BSNL की साथ इसका विलय कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि BBNL, इसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, भारत नेट कार्यक्रम, यानी इसके तहत पूरे भारत में क्या फैलाना है? नेट फैलाना है, यानी हर व्यक्ति, हर गांव तक, हर व्यक्ति के लिए नेट की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए भारत नेट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? BBLN के द्वारा, जिसका विलय किसके साथ किया जाएगा? BSNL के द्वारा। ठीक है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर के मिशन के तहत इसको चलाया जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए, कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का विलय किया गया। वहीं पर 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी के साथ आपको याद रखना है कि 1 जुलाई 1955 को SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं SBI, ये पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक, लेकिन 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया? SBI। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप सभी के लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप एक बार देखिए और पूरा समझने की कोशिश कीजिए।
एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इस वीडियो को देखना होगा। यदि आप पेशेंस रख सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं और एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पूछा गया है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो ये मैं पॉइंट आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एक भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लक्ष्य सेन। इनके लिए इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पूरे क्वेश्चन को समझिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो पूछा गया है ऑल इंडिया ओपन चैंपियनशिप, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, ऑल इंग्लैंड, इंडिया नहीं ऑल इंग्लैंड याद रखना है आपको। तो ये जीता है विक्टर एक्सलेसन, यह डेनमार्क के खिलाड़ी हैं और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल भी अपने हासिल किया था। लेकिन हाल ही में ना ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में विजेता हासिल हो गए हैं, मेंस सिंगल के विजेता हो चुके हैं। वहीं पर उप विजेता हैं लक्ष्य सेन। ये लक्ष्य सेन आपको याद रखना है, ये जो सीरीज है या चैंपियनशिप है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अब तक 4 भारतीय हैं जो फाइनल तक पहुंचे हैं और इनमें से 2 भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने इसके फाइनल मैच को जीता है। एक तो प्रकाश पादुकोण जो दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। ठीक है, उन्होंने 1980 में जीता था। और एक है पुलेला गोपीचंद, इन्होंने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम की थी। वहीं पर हाल ही में चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं, ये जो फाइनल खेल चुके हैं, ये है उप विजेता, ये है लक्ष्य सेन और इन्होंने ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कुछ समय पहले हुआ था उससे विजेता हासिल किए थे, जबकि इंग्लैंड के ये क्या हो गए हैं, उप विजेता हो गए हैं। तो इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। एक लल्ला टॉप क्वेश्चन आपके लिए कि बैडमिंटन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है। तो जीता है प्रकाश पादुकोण ने ही। ठीक है, ये आप याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि लामीतिये, क्या मित्रों, लामीतिये युद्धाभ्यास, तो हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, सेशल्स में इसका आयोजन किया जा रहा है। सेशल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया। ये किस किस के मध्य होगा, तो भारत और सेशल्स के मध्य होने वाला एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है लामीतिये युद्धाभ्यास। ठीक है, कहाँ पर होगा, तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए। ठीक है, आप सभी को याद रखना है हिंद महासागर जो सेशल्स में ही है, हिंद महासागर में ही है सेशल्स, यहाँ पर ये होने वाला है हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए, ये आपको याद रखना है। यहीं पर हाल ही में आपको बताया मेडागास्कर, तो मेडागास्कर इसकी राजधानी क्या है, मैंने पहले ही बताया आपको, अंतानानरिवो। यहाँ पर क्या खोला जा रहा है, तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल, ये यहाँ पर इसका हाल ही में क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करिएगा और पूरा क्वेश्चन याद करने की कोशिश करिए। पूछा गया है हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो आप सभी को पता है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है एलोन मस्क। 205 बिलियन डॉलर की इसकी संपत्ति है, ये आपको याद रखना है, 205 बिलियन डॉलर। बिलियन में 12 जीरो लगेंगे और 205 के पीछे 12 जीरो लगाकर उसमें 75 का गुणा कर देंगे। इतनी संपत्ति किसके पास है, तो एलोन मस्क के पास है। एलोन मस्क, ये वही एलोन मस्क है जिनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। इनका एक रॉकेट है फॉल्कन 9 जिसके द्वारा उन्होंने 143 उपग्रह आसमान में अंतरिक्ष में भेजे थे। ऐसी इनकी एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन बनाती है, टेस्ला कंपनी, ये भी इनकी है। एक है स्टारलिंक, ये तीनों की तीनों कंपनी किसकी है, तो एलोन मस्क की हैं। एलोन मस्क काफ़ी फेमस इंसान है और अब तक 2021 से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 2021 का इनका नाम हर बार इसमें फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। कुछ समय के लिए हट जाते हैं फिर आ जाते हैं, लेकिन ये चलते रहते हैं खबरों में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले व्यक्ति बन रहे हैं एलोन मस्क। ठीक है मित्रों, ये बात आपको याद रखनी है। वहीं पर बात करें कि एशिया में ये आए हैं अपने भारत के, जिनका नाम है, ये टॉप 10 में अपना नवा स्थान बनाया है इन्होंने और ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं जिनका नाम है मुकेश अंबानी। इनकी आधी संपत्ति इनके पास है 103 बिलियन डॉलर की। ठीक है, अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख के रख आया हूँ कि भारत में अरबपतियों की संख्या, यानी पूरे विश्व में अगर हम बात करें कि अरबपतियों की संख्या में भारत तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो अरबपतियों की संख्या भारत में कितनी है, 215 भारत में कितने अरबपतियां हैं। वहीं पर आपको बता दें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 2021 में इसमें 11% अरबपतियों की वृद्धि अभी देखी गई है एक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, सेकंड स्थान पर आपको बता दें कौन है, तो सेकंड स्थान पर हैं जेफ बेजोस। ठीक है, जो कंपनी के मालिक हैं, अमेजॉन कंपनी के मालिक। और आपको बता दें कि अमेजॉन कंपनी के हाल ही में नए CEO कौन बनाए गए, तो एंडी जेसी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, एंडी जेसी कौन है, तो एंडी जेसी है अमेजॉन के CEO।
ये आपको याद रखना है। एलोन मस्क कौन चुने गए थे? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुने गए थे ये। 143 उपग्रह किसके द्वारा भेजे गए थे? तो एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी, जिसका एक रॉकेट है फॉल्कन 9, इसके द्वारा भेजा गया था। सुंदर पिचाई ये गूगल के सीईओ हैं और सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। इन दोनों को हाल ही में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ठीक है। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पूछा गया है किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है? तो हाल ही में कौन से संगठन ने ऐसा काम किया है कि जितनी भी प्रदूषणकारी वस्तु होंगी उनके आयात पर क्या कर दिया गया है? उत्सर्जन, यानी जो भी वस्तुएं होंगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगी उन सभी वस्तुओं के आयात पर शुल्क लगाने की बात कही है। और वह संगठन है यूरोपीय यूनियन। कौन मित्रों? यूरोपीय यूनियन के द्वारा यह बात कही गई है कि जो भी वस्तु होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगी तो उसके आयात पर क्या होगा? उस पर हम शुल्क लगाएंगे। इससे क्या होगा? एक तो उसका आयात घटेगा, किसका? जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती हैं वस्तु, उनका उत्सर्जन यानी उनका आयात कम होगा, तो इससे क्या होगा? प्रदूषण ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो इसी को उद्देश्य से कि प्रदूषण कम हो, इसके उद्देश्य से यूरोपीय यूनियन ने इस शुल्क को लगाने की घोषणा की है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन, तो इसकी मुद्रा है यूरो, 19 देशों में मान्य है, 27 इसमें कुल देश हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ये बात आपको याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन भारत कब तक उद्देश्य रखा है? 2070 का। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स में लेकर आया हूँ, इसमें प्रमुख मुख्यालयों पर आपसे चर्चा करूँगा। जो प्रमुख हेडक्वार्टर्स हैं, इनके कहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं, इनके बारे में जानते हैं। आइए चलते हैं। तो जैसा कि आप पहले देख सकते हैं FATE, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। EU का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC अमेरिका में। तो ये इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है मित्रों। इसी के साथ आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए। COP26 में ही शून्य कार्बन उत्सर्जन का उद्देश्य रखा था भारत ने 2070 का, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपका एक रिवीजन लगाऊंगा वन रिपोर्ट का, ठीक है। उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। अब वन रिपोर्ट में क्या कहा था? तो सर्वाधिक वन एरिया यानी क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। न्यूनतम वन कहाँ पर है? तो हरियाणा में है एरिया के हिसाब से। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? तो मिजोरम में। वहीं पर आपको याद रखना है कि सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में। और वृद्धि देखी जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो आंध्र प्रदेश में वनों की सबसे ज़्यादा वृद्धि 2021 में की गई है। तो ये वन रिपोर्ट हाल ही में आई थी, कहाँ से आती है? तो देहरादून से। आप सभी को याद रखना है कहाँ से आती है? देहरादून से। अगर हम बात करें कि मिजोरम में कितने परसेंट सबसे ज़्यादा हैं, तो लगभग 88.93। कितना मित्रों? 88.93% यहाँ पर वन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सेकंड स्थान पर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर वन पाए जाते हैं। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। वहीं पर दूसरा आप याद रखना है कि न्यूनतम सबसे कम कहाँ पर है? तो हरियाणा में। परसेंटेज में आपको बता दिया, मिजोरम में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम हरियाणा में। जबकि वृद्धि 2021 में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और इसके बाद हम बात करेंगे कल वाले क्वेश्चन के आंसर की। पूछा क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल। तो आप सभी को पता है हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल या रूस की मिसाइल है और हाल ही में इसने किस पर दाग दिया? यूक्रेन पर दाग दिया। क्योंकि आप सभी को पता है यूक्रेन और रूस का क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। और इसी के चलते रूस ने एक उसकी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है किंजल, उसे दाग दिया। इसकी स्पीड कितनी है? तो 10 मैक, ठीक है। हाइपरसोनिक की स्पीड कितनी होती है? तो 5 मैक से ज़्यादा होती है, तो उसे कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ आपके लिए बनाया है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर कोई भी जैसे आप देख लीजिए एक लाइन है, ये मिसाइल है कोई, ठीक है, ये स्पीड है, ये स्पीड है। अगर इस पर हम नापें एक मैप, तो एक मैक अगर है और उससे ज़्यादा उसकी स्पीड है
तो यह होगी कैसी? सुपरसोनिक मिसाइल। अगर 1 मैक से कम है तो ये होगी सबसोनिक मिसाइल। वहीं पर हम बात करें कि 5 मैक या 5 मैक से अधिक होगी तो वह होगी क्या? हाइपरसोनिक मिसाइल। और इनका एक एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। तो हाइपरसोनिक है किंजल, ठीक है, सुपरसोनिक है अपनी ब्रह्मोस, और सबसोनिक है निर्भया। ये तीनों मैंने आपके लिए नोट डाउन किए हैं, इन्हें नोट डाउन करिएगा आप भी और समझने की क्वेश्चन को कोशिश करिएगा। कल वाला हमारा क्वेश्चन था, हमसे पूछा गया था कि हाल ही में किस बल का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो हाल ही में 53वां स्थापना दिवस किसका मनाया गया था? CISF। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स। इसके हेड कौन है? तो आप सभी को याद रखना है, सीलवर्धन। कौन मित्रों? सीलवर्धन इसके हेड हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और इसका 53वां स्थापना दिवस मनाया गया था। अब मित्रों आपसे विदा चाहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलना, ठीक है। यदि चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखते हैं और इन सभी सवालों के साथ आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मास्क लगा कर रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।